हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग फिटर ट्रेड थ्योरी के टॉपिक मेज़रमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बात करेंगे। मेज़रमेंट यानी माप और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है मापी यंत्र, मतलब जिसके द्वारा मेज़रमेंट की जाए। ठीक है, तो मेज़रमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे पहला टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट, मेज़रमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं। मेथड ऑफ मेज़रमेंट, कौन कौन सी मेथडें विधियां होती हैं मेथड की, जिसे माप के प्रकार भी कह सकते हैं। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से यंत्र नापने के लिए मापने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो इन टॉपिकों को एक एक करके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लीनियर टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट, मेज़रमेंट कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग स्लाइड में, सबसे पहला टाइप दिया लीनियर मेज़रमेंट और दूसरा दिया है एंगुलर मेज़रमेंट। लीनियर मेज़रमेंट जिस माप को सीधी रेखा में मापा जाता है, कहने का मतलब है जिस माप को सीधी रेखा में मापा जाता है। एक आपका इस तरीके का जॉब होगा और सीधे इसे इसे इस फ्लैट सरफेस पे ही नापना होगा, स्केल के थ्रू या वर्नियर कैलिपर के थ्रू, जिससे भी नापना होगा। कुल मिला के एक सीधी रेखा में ही नापेंगे हम, तो उसे हम लीनियर मेज़रमेंट कहेंगे, हिंदी में से रेखीय माप कहते हैं। स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर के द्वारा ये नापे जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एंगुलर मेज़रमेंट। ये लास्ट टाइम पूछा गया था आपके फिटर ट्रेड थ्योरी में। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव फिटर नहीं होता, ऑनलाइन आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, तो उसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा मेज़रमेंट लीनियर, ऐसा क्वेश्चन आया था कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा किया जाता है। लीनियर मेज़रमेंट, एंगुलर मेज़रमेंट, ये चार या पांच मेज़रमेंट के नाम दे दिए थे, उसमें से एक टूल का नाम दे दिया था, तो आपको उसमें सही पहचानना था। तो ये जो जितने भी यहाँ पे टूल दिए हैं, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, ये सब जो होते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए उपयोग होते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में तो इससे नापते हैं, साथ साथ ये टूल, ये आपके यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर मेज़रमेंट। दो रेखाओं में आपस में काटने से जो ये पूर्ण यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे कोण होगा। जो दो रेखाओं के आपस में काटने से जो कोण बनता है, उसकी माप को कोणीय माप कहते हैं। कोणीय माप प्रायः प्रोटेक्टर, साइन बार, एंगल गेज और ट्राई स्क्वायर को हम हिंदी में अपने जो इंडियन मैकेनिक होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो गुनिया के नाम से बुलाते हैं। तो कोणीय माप के लिए जो जो क्या क्या यूज़ किया जाता है, प्रोटेक्टर, साइन बार, एंगल गेज, गुनिया आदि द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे मैं फिर बता दूँ, इस गुनिया को हम ट्राई स्क्वायर के नाम से जानते हैं, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लीनियर मेज़रमेंट हो गया और दूसरा आपका एंगुलर मेज़रमेंट हो गया। आपको इंस्ट्रूमेंट याद रखने, कौन से इंस्ट्रूमेंट से कैसी नाप ली जाती है। एंगुलर मेज़रमेंट से कहने का मतलब ये दो लाइन है, इनके बीच का एंगल नापना है ना। इस तरीके से लाइन बनी हुई है अगर, तो क्या एंगल बना रही हैं, जॉब कोई है वो एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, ये सब इसी से नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं रेडियल मेज़रमेंट। अब रेडियल मेज़रमेंट क्या होता है, किसी जॉब की गोलाई में, मतलब आपका ये सर्कुलर जॉब है और इसकी आपकी गोलाई रेडियस नापनी है ना। और इसकी रेडियस, सॉरी पूरा कंप्लीट, ये आपका, एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं, ये आपका जॉब है, सर्कुलर जॉब है, सेंटर है आपकी, इसकी रेडियस नापनी है ना। इसका डायमीटर कंप्लीट आपको चेक करना है, तो रेडियल मेजरमेंट कहलाएगा। इनके लिए आप गेज का उपयोग करते हैं। रेडियल गेज हो गया, रिंग गेज हो गया, प्लग गेज आदि, इनके द्वारा रेडियल मेजरमेंट किया जाता है। ये भी एक बार पूछा गया था, रेडियल मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, रेडियल माप के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। 4 ऑब्जेक्टिव दे देंगे, उसमें से आपको एक पहचानना होगा। तो रेडियल का ही मतलब होता है आपका जहाँ भी वृत्तीय, सर्कुलर या सेमी सर्कुलर, हाफ अर्धवृत्ताकार जॉब मिलेंगे आपको, आकृति मिलेगी, तो आपको वहाँ पे रेडियल मेजरमेंट करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लेन सरफेस मेजरमेंट, समतल सतह की माप। यह वह माप है जिसमें जॉब की सरफेस
की समतलता नापी जाती है। अच्छा, समतलता से मतलब होता है फ्लैटनेस। बोलते हैं सर एकदम फ्लैट होना चाहिए, कोई भी जॉब बन रहा है तो जो ऊपर की सतह है ये वाली, है ना, एकदम फ्लैट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे इसकी ऊपर है फिर थोड़ा सा नीचे है, ऊपर नीचे ना हो। ये यहाँ पे ये जो आपका इस तरीके से इसको हम देखें तो फ्लैटनेस, सॉरी, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा पॉज हो गया है। हाँ, ये आपका जो जॉब है होता है तो इसकी जो ऊपर की सतह है ये हर 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 पॉइंट पे एक सी प्लेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे नीचा है, अप डाउन बने हुए हैं। तो उसको फ्लैटनेस को मेजर करने के लिए प्लेन सरफेस मेजरमेंट किया जाता है, समतल सतह की माप की जाती है। यह वह माप है जिसमें जॉब की सरफेस की समतलता नापी जाती है। इस प्रकार की माप को जांचने के लिए प्रायः सरफेस प्लेट, आपको जब आईटीआई में आएंगे तो आप लोग को वहाँ पे वर्कशॉप में सरफेस प्लेट देखने को मिलेगी। एक एक जगह फिक्स रहती है, इसके ऊपर हम जॉब रखते हैं और फिर टूल्स के द्वारा, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा फ्लैटनेस की माप करते हैं। तो उसको आप लोग को दिखाया जाएगा किस तरीके से फ्लैटनेस को मापते हैं। तो सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, स्ट्रेट गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये सब आपको आईटीआई में मिलेंगे देखने। और वहाँ पे आप इसका जब प्रैक्टिकल करेंगे, हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के सर एक टेबल के ऊपर आपको टेबल के ऊपर जॉब रखना है और उसके ऊपर डायल इंडिकेटर लगाना है इस तरीके से। और उसके बाद आपको उसकी समतलता की जांच करनी है, मतलब एकदम से आपका जॉब प्लेन होना चाहिए। ये सब इसमें जांचते हैं। तो ये पूछा गया, इसका इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है तो कहाँ पे करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सरफेस गेज का उपयोग आप प्लेन सरफेस मेजरमेंट में करते हैं। आगे देखते हैं। अब देख यहाँ पे मेजरमेंट कितने टाइप के होते हैं हमें ये भी देखना था, जैसा कि हमने स्लाइड में डिस्कस किया था कि मेथड्स, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट देखेंगे, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट देखेंगे और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मेथड हम लोग ने 4 तरीके की देख ली। कौन कौन सी देखी अभी हमने? 4 तरीके की। एक देखी लीनियर मेजरमेंट, दूसरी देखी एंगुलर मेजरमेंट, थर्ड वन थी रेडियल मेजरमेंट और फोर्थ थी प्लेन सरफेस मेजरमेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। और नेक्स्ट है आपका है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, माप को लेने की विधियाँ इसको बोलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। इसमें देखते हैं पहला होता है आपका प्रत्यक्ष माप, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। एक्चुअली इस बैच में हिंदी इंग्लिश में दोनों के स्टूडेंट है तो मुझे दोनों के वर्डिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो प्रत्यक्ष माप भी बोलते हैं इसे डायरेक्ट मेजरमेंट को। इस विधि में जॉब को सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स या माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। जैसे कुल मिला के जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आपका एक जॉब है, ये जॉब है, इसके ऊपर स्केल रखा है। किसी भी जॉब के ऊपर हमने स्केल को रखा और उसकी रीडिंग ले ली, कितने सेंटीमीटर लंबा है, कितने सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है ना। तो ये लेंथ और विड्थ हमने उसकी सीधे सीधे जॉब के ऊपर रखी और इजीली माप कर ली। तो उसको प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। सीधे डायरेक्ट उस पर रखा और नाप लिया, है ना। तो ये आपका डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है, स्केल के द्वारा पढ़ा जाता है, जो सिंपली अगर हम देखें, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट, या जिसे हम अप्रत्यक्ष मेजरमेंट कहेंगे। इस विधि में पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले, अब जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है आपका और ये आपका दूसरा स्टेप है। अब हमें मान लो इसका डायमीटर नापना है, ओके। डायमीटर नापना है तो डायरेक्ट स्केल से तो नहीं नाप पाएंगे, तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू इसको वर्नियर कैलिपर्स पर सेट किया हुआ है। इस पाइप में देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस पाइप में वर्नियर कैलिपर्स ये सेट किया है। और फिर जितना ये वर्नियर कैलिपर्स आपका फैला है ना, उस फैले हुए भाग को लाके हम एज इट इज़ स्केल में प्रोजेक्ट कर देते हैं। इस फैले हुए भाग को लाके हमने स्केल में प्रोजेक्ट कर दिया और फिर इस स्केल से रीडिंग ले ली, जितनी भी रीडिंग आ रही है स्केल से रीडिंग ले ली। तो सबसे पहले ये इनडायरेक्टली काम हो रहा है, अपन नाप किससे रहे हैं, वर्नियर कैलिपर से। उस वर्नियर कैलिपर्स के फैले हुए भाग को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसमें, लाके स्केल में। तो इसमें लिखा हुआ है जैसा कि इस विधि में सबसे पहले जॉब का जो माप है बाह्य कैलिपर, डिवाइडर या आंतरिक कैलिपर पर लिया जाता है। इसके बाद माप को स्टील रूल पर स्थानांतरित करके पढ़ लिया जाता है। तो जो जितना भी ये भाग फैला हुआ है उसको लाके हमने यहाँ पे
पढ़ लिया तो इसको सीधा सीधा यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिया स्केल में, तो जितनी भी रीडिंग आई उस स्केल में उसको आपका मेज़रमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्चुअली इसमें हम डायरेक्ट जॉब के ऊपर रख रहे थे अपने टूल को, अपने यंत्र को और अपने इंस्ट्रूमेंट को, और यहाँ पे हम रीडिंग हम स्केल से ले रहे हैं लेकिन उसको डायरेक्ट जॉब पे नहीं रख पा रहे हैं, इनडायरेक्टली रीडिंग ले रहे हैं, इसलिए हम अप्रत्यक्ष मेथड या इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ होते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में दो टाइप से इसमें क्लासिफाई किया गया है, ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है यहाँ पे प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण मापी यंत्र है, कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ साधारण मापी यंत्र, और दूसरा आपका हो गया सूक्ष्म मापी यंत्र, मतलब गहनता से नापना, एकदम बारीकी से नापने वाला। तो जिन मापक यंत्रों द्वारा मीट्रिक पद्धति में 0.5 मिलीमीटर तथा अच्छा एक्चुअली मेजरमेंट में जब आप लोग साइंस में वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के पहले आता है मापन की पद्धतियाँ, उसमें ब्रिटिश पद्धति और आपकी मैट्रिक पद्धति, आपको दोनों अलग अलग पढ़ाई जाएंगी डिटेल में। तो दो पद्धतियाँ होती हैं, उसमें अलग अलग तरीके से नापा जाता है। तो ऑर्डिनरी मेजरमेंट में अगर अभी हम इसको यहाँ पे ही ना कवर करके अभी टॉपिक पे चलते हैं। अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपका मैट्रिक पद्धति एक ही लिखी हुई है, दूसरी लिखी हुई है ब्रिटिश पद्धति, दो पद्धतियाँ होती हैं मापन की। मैं आपको जब वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाऊँगा तो वहाँ टॉपिक क्लियर करूँगा। तो ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जिन मापक यंत्रों द्वारा मैट्रिक पद्धति में 0.5 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच तक न्यूनतम मापन लिया जाता है, उसे हम ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या साधारण मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा है कि साधारण मापी यंत्र में अगर हम मैट्रिक पद्धति में नापेंगे तो 0.5 मिलीमीटर तक न्यूनतम माप लिया जाएगा, और ब्रिटिश पद्धति में मापेंगे तो 1/64 इंच तक न्यूनतम माप लिया जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम साधारण मापी यंत्र कहेंगे या ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, जैसे कि स्टील रूल के द्वारा किया जाता है। अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ था कि ब्रिटिश पद्धति में न्यूनतम माप कहाँ तक लिया जा सकता है। तो ब्रिटिश पद्धति में जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ब्रिटिश पद्धति में न्यूनतम माप आपका 0.5 mm तक लिया जा सकता है। तो ये छोटे छोटे लाइन्स ही आपकी ऑब्जेक्टिव में निकल के आ जाती हैं, इसलिए आपको एक लाइन उसमें गंभीरता से लेनी होगी। इसके बाद आता है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। जिन मापक यंत्रों द्वारा मैट्रिक एवं ब्रिटिश प्रणाली में सूक्ष्म आप लिखा हुआ यहाँ पे माप होगा, इसको सीधा लीजिएगा। जिन मापक यंत्रों द्वारा मैट्रिक एवं ब्रिटिश दोनों प्रणाली में सूक्ष्म माप लिया जाए। ब्रिटिश प्रणाली में देखिए अब यहाँ पे कितना सूक्ष्म हो जाता है, 0.001 इंच, तथा मैट्रिक प्रणाली में 0.01 mm तक सूक्ष्म माप ले सकते हैं। जैसे माइक्रोमीटर आप लोगों ने स्कूल में अगर 12th में या 10th में भी प्रैक्टिकल किए होंगे साइंस में, माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर्स अच्छे से, तो उसमें ये दोनों होते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र कहलाते हैं। इसमें इतना प्रिसीजन तक इतना सूक्ष्म माप अपन ले सकते हैं। आगे चलते हैं, ये देखते हैं आप लोग स्केल, जैसा आपके कंपास बॉक्स में रहते हैं इंस्ट्रूमेंट स्केल, कुछ हम यंत्रों के बारे में बात कर लेते हैं जो नॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टील, तो ये स्टील रूल से तो आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं ही। ये 150, 300, 600 mm माप में उपलब्ध रहते हैं, अलग अलग साइज़ दिए हुए हैं, साइज़ के हिसाब से उपलब्ध रहते हैं। रीडिंग एक्यूरेसी इसकी 5 mm रहती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आया हुआ है, ये शायद रेलवे में पूछा गया था जब आप लोग को पायलट का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे पूछा गया था। जंग से बचाओ, ये लाइन भी पूछी गई थी, इसलिए मैंने इसको अलग से नोट किया है, क्योंकि स्केल के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। 3 पॉइंट तीनों ही कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जंग से बचाव के लिए इसमें क्या अधिक चमक कम करने के लिए क्रोम फिनिश की जाती है ना। तो इसकी स्टील रूल को आप लोग अच्छे से देख के लेंगे, आप लोग अच्छे से जानते हैं इसको।
जंग से बचाव एवं अत्यधिक चमक कम करने के लिए क्रोम फिनिशिंग की जाती है। क्रोम फिनिशिंग शब्द कहीं एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्रोम फिनिशिंग ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रोम फिनिशिंग का कहाँ पे उपयोग होता है, तो स्टीलों में जो चमक कम करने और जंग से बचाव के लिए क्रोम फिनिशिंग का उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद ये ट्राई स्क्वायर जो मैंने आपको उसमें बताया था कि ट्राई स्क्वायर गुनिया, जो अपन इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं उसको गुनिया, है ना। ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ होता है, इस तरीके का ट्राई स्क्वायर बना होता है ना, होता है। या आप लोग को लैब में ये भी देखने को मिलेगा। इसकी एक्यूरेसी जो होती है 0.02 mm बाय 10, मतलब हर 10 सेंटीमीटर, हर 10 मिलीमीटर में इसकी एक्यूरेसी इस तरीके से 0.002 mm होती है। इतनी इसमें एक्यूरेसी से अपन नाप ले सकते हैं। कहने का मतलब है इसके मापने की परिशुद्धता लगभग 0.02 mm प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई की होती है। ओके, सामान्यतः कार्यशाला में होने वाले कार्यों के लिए उपयुक्त इसका उपयोग किया जाता है। गुनिया को उसकी लंबाई, जो ये जो ब्लेड है इसकी लंबाई के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। ये इसका एक भाग होता है, इसको हम ब्लेड बोलते हैं। और ये यहाँ पे एक सेकंड, इसको मैं रब कर दूँ थोड़ा सा। ये जो हिस्सा मिटा हुआ ये स्ट्रेट एज लिखा हुआ है ना, STRAIGHT, स्ट्रेट एज। और दूसरा इसको ब्लेड बोलते हैं। ये जो एक्चुअली में एज है एकदम बॉर्डर ब्लैक ब्लैक, इसको स्ट्रेट एज बोलते हैं। और इस यहाँ पे ब्लेड बोलते हैं, ये ब्लेड्स वाला हिस्सा होता है। और इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है ना। इसका प्रयोग फाइलिंग अथवा मशीनिंग की हुई सतहों की वर्गाकारिता, मतलब वो जो इस सरफेस को हमने फाइलिंग की है, मशीनिंग की है, तो ये वर्गाकार है कि नहीं कंप्लीट, ये एंगल जो होता है ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये वाले एंगल ये 90 डिग्री के हैं कि नहीं, सारे एंगल मशीनिंग के बाद इसको हम चारों एंगल इसको मशीनिंग के बाद जब आप लोग लैब में देखेंगे इसका भी उपयोग करेंगे। कोई भी जॉब आपको बनाना होगा उसको हम बनाने लेथ में बनाएंगे, उसको हम डिफरेंट टाइप की मशीन में बनाने के बाद चेक करते हैं कि उसके एजेस तो नहीं ख़राब हो गए हैं। तो इसको इस 90 डिग्री पे यहाँ पे अपना जॉब रखते हैं इस तरीके से, तो ये आपका एंगल चेक करके दे देता है। ओके, ये कुछ अलग यहाँ पे उपयोग मैंने बुक की सीधे स्कैन किया हुआ है। सतहों की वर्गाकारिता की जांच करना पहला इसमें यहाँ उपयोग पे दिया हुआ है ना। जॉब की समतलता की जांच करता है। सब जब आप हैंड टू हैंड करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा जॉब, ये एक तो इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आपका सतह हो गया है ना, किनारे की जांच करता है, मतलब एंड एंड की जांच करता है। दूसरा इस समतल ऊपर आपकी सरफेस की जांच करता है। दूसरे में जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, सतहों की वर्गाकारिता की जांच करता है, जॉब की समतलता की जांच करता है, समतल है कि नहीं, है ना। समकोण रेखा अंकित करता है, समकोण बनाने के काम आता है जॉब। उसके बाद जॉब को होल्डिंग डिवाइस में लंबवत पकड़ने के लिए जब पकड़ने के लिए काम आता है। लास्ट वाला की बात करें तो ये जॉब को होल्डिंग डिवाइस में परपेंडिकुलर पकड़ने का काम आता है। जैसा कि आप लोग जब फिटर उसमें लैब में वर्कशॉप में देखेंगे, हर टेबल में आपका टेबल बेंच वाइज लगी हुई हैं। उसमें जब हम ये जॉब फंसाते हैं तो ऐसा ना हो कि जॉब आपका टेपर में फंसा है ना। तो इसको अगर देखेंगे तो 90 डिग्री आपका नहीं रहेगा, आपका जॉब 90 डिग्री में फंसा होना चाहिए। तो उसकी जॉब की कहना चाहिए इसको परपेंडिकुलर फंसा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए काम आता है। इसके भी ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं निकल के आए थे, इसको आपको देखना ज़रूरी था। उसके बाद अब इसके पहले हमने जब इनडायरेक्ट मेथड पढ़ी थी उसमें कैलिपर का उपयोग किया था। कैलिपर का उपयोग भी करते हैं। इसका उपयोग स्टील रूल से जॉब तक तथा जैसा कि मैंने वहाँ बताया था कि ये वाला हम डायग्राम फिर से देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम, इसका उपयोग क्या कर रहे हैं, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट से नाप ले रहे हैं और उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं फिर इसमें स्केल में। वही कहने का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो उपयोग बहुत वर्सेटाइल है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसका उपयोग स्टील रूल से जॉब तक तथा इसके विपरीत मापन के लिए, यहाँ से अपन ने उसको फैलाया और फिर इसको जितना भाग ये फैलता उसको हमने स्केल में प्रोजेक्ट कर दिया। तो इस
ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फर्म जॉइंट कैलिपर और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में ये आपका यहाँ पे फलक्रम लगा रहता है, फलक्रम से जॉइंट हो जाता है, और दूसरा यहाँ पे ये स्प्रिंग यूज़ होता है, स्प्रिंग से जॉइंट होता है। इसी के बेस पे इसके नामकरण किए गए हैं, फर्म वाला और आपका स्प्रिंग जॉइंट वाला। आपको ये दोनों लैब में देखने को मिलेंगे। ये इसकी इमेज यहाँ पे क्लियर है। ये यहाँ पे हमने जैसे कोई जो अभी बीच में फंसाया और ये कितना फैला है एक्चुअली में, इसको हम किस में लेके जाएंगे, फिर स्केल में प्रोजेक्ट करेंगे और वहाँ से हम रीडिंग ले लेंगे। ये आपका इनसाइड फंसा हुआ आउटर चेक कर रहा है और ये इनसाइड आपका किसी भी जॉब का इनसाइड में चेक कर रहा है। तो ये इस तरीके से आपको दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो दृढ़ जोड़ जो अगर हम दृढ़ जोड़ की बात करें, इसकी जो फर्म जॉइंट, हिंदी में इसको बोलते हैं दृढ़ जोड़ वाला कैलिपर। तो दृढ़ जोड़ वाले कैलिपर में कैलिपरों की दोनों लेग एक बिंदु पर स्थित होती हैं, जिससे निर्मित जॉब की माप हेतु अपेक्षित साइज, मतलब ये जो पॉइंट है आपकी कैलिपर में, दोनों लेग एक ही बिंदु पर स्थित होती हैं, ये दोनों आपकी एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करती हैं। तो इस कुल मिला के आपको ये आपका आउटर चेक करेगा और ये इनसाइड का आपका डायमीटर वगैरह चेक कर सकते हैं जब। तो इस टॉपिक में अभी हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।